इसके पहले संविधान के प्रत्येक जो भाग चले आ रहे हैं उनमें हमने देख लिया, भाग 1 में जो इंडियन यूनियन है और उनके स्टेट्स हैं उनके बारे में वर्णन था। भाग 2 में सिटीजनशिप का वर्णन था। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स थे। भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। भाग 4 का करके था एक, उसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज। और इसके बाद अब भाग 5 है। भाग 5 में द यूनियन में जो संघ है उसका उल्लेख है। तो बेसिकली जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 151 के बीच में अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग प्रावधान है। तो इसमें जो कार्यकारी जो होते हैं इंडियन यूनियन के, द एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन, इनमें कौन कौन आते हैं ये आपको एक बार ध्यान में रखना है। द प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति, द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ का मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है वह, अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी। ये इनका बेसिकली आपको इनके बारे में उल्लेख इस आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 151 के बीच में मिलेगा। तो सारे आर्टिकल्स याद करना आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे जिनको हम समय समय पर याद करेंगे। बताता रहूँगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम एक एक पोर्शन को लेकर के चलेंगे। मतलब आर्टिकल वाइज जाने से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। एक एक पार्ट को लेकर के अपन चलेंगे, उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स आगे पीछे हो सकते हैं, लगातार सीक्वेंस में नहीं होंगे, लेकिन ये जो पढ़ने का आसान तरीका है और इससे आपकी समझ भी अच्छी विकसित होगी, आपको याद भी अच्छे से होगा। तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, इनका अध्ययन पहले करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 52 से ही चालू है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब इस आर्टिकल में सिर्फ यही लिखा है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। अब उनके जो क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व है, उनका चुनाव कैसे होता है, उनके क्या क्या पावर्स हैं, वो सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो होंगे आर्टिकल नंबर 54 में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, इसको याद रखना है हमको। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। तो यह जानने के पहले मैं एक बार आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि जो भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारतीय स्टेट के यानी इंडिया के प्रमुख व्यक्ति होते हैं, राज्य के प्रमुख होते हैं। ये भारत के प्रथम नागरिक भी कहे जाते हैं। द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और यहाँ हमारे राष्ट्र में जो अनेकता में एकता है, यानी अलग अलग रीजन है, अलग अलग लोग अलग अलग क्षेत्रों में निवास करते हैं, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। तो हमारे यहाँ एकता में अनेकता में एकता है। तो यहाँ जो राष्ट्रीय एकता है, अखंडता है और सुदृढ़ता है, इनके प्रतीक माने जाते हैं भारत के राष्ट्रपति। इनका चुनाव कैसे होता है, भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज या एक निर्वाचक मंडल के द्वारा इन्हें चुना जाता है। इस निर्वाचक मंडल में कौन होंगे, ये 3 प्रकार के मेंबर्स होते हैं और सभी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये ध्यान में रखना है। इन तीनों में आपको इलेक्टेड मेंबर्स यानी चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल होते हैं। तो आपको बेसिकली ये जो ऊपर के 2 पॉइंट याद रखेंगे तो ये तीनों आपको याद रहेगा। तो आपको बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, जो दोनों सदन हैं संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें जो चुने हुए मेंबर्स होते हैं वह इस इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे चुने हुए लोग, भारतीय संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो भाग नहीं लेंगे, चुने हुए लोग भाग लेंगे। उसके बाद फिर
फिर से इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। तो जितने भी राज्य हैं, राज्यों में विधानसभा है, तो विधानसभाओं में जितने चुने हुए लोग हैं, यानी जितने विधायक हैं जो चुने हुए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलएज जो चुने हुए हैं, वह इस निर्वाचन में शामिल होते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट में और बताया गया है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी या पुडुचेरी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि दो संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जहां पर विधानसभा का प्रावधान है। तो यहां पर के भी, अब चूंकि विधानसभा के चुने हुए मेंबर्स को भाग लेना है, तो दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा का चूंकि प्रावधान है, तो यहाँ के जो चुने हुए मेंबर्स हैं वह भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कहने का मतलब यहाँ भी एमएलए होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि इलेक्टेड होंगे, वह इस निर्वाचन में शामिल होंगे। तो ये निर्वाचक मंडल हुआ। इसके बाद ये जो निर्वाचक मंडल होते हैं, इसमें ये किस प्रकार से पार्टिसिपेट करेंगे, ये है आर्टिकल नंबर 55 में इसका उल्लेख है, किस प्रकार से ये जो इनका जो रिप्रेजेंटेशन है। देखिए, राष्ट्रपति चूंकि पूरे राष्ट्र के प्रमुख है, पूरे देश के अलग अलग राज्य हैं, सबके प्रमुख हैं, राष्ट्रपति सर्वमान्य है, तो इनमें जो रिप्रेजेंटेशन है वह भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक समान रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सभी का। इस बात को लेकर के जो यह राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो यहाँ पर एक चीज जो होना चाहिए वो है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी कहने का मतलब सबका जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है अलग अलग राज्यों का, उनमें एक रूपता होनी चाहिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये आर्टिकल नंबर 55 में ही मेंशन है। उसको मैंने आप लोगों को याद करने के हिसाब से थोड़ा सा एक प्रॉपर सेटअप में एक फॉर्मूला ऐसा बनाया है, सामने लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखिए, अब अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग जनसंख्या है, तो सबको एक समान प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए इनमें जितने भी जैसे अलग अलग राज्यों के विधायक हैं, चुने हुए प्रतिनिधि है विधानसभा के, वो भाग लेंगे। तो उनके जो वोट का जो संख्या है, वोट का वैल्यू है, वो कितना काउंट होगा। तो चूंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनसंख्या है, तो यह भी अलग अलग होगा। तो कैसे ये काउंट होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर वन इलेक्टेड एमएलए ऑफ स्टेट, यानी एक राज्य है, उस राज्य का जो एमएलए है, विधायक है, उनके एक विधायक का जो वोट है, उसका वैल्यू या मत मूल्य कितना होगा। इसका फॉर्मूला है सीधा सीधा, देखिए, P/N। तो P क्या है? पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उस राज्य की जनसंख्या। कब की जनसंख्या? 1971 का जो सेंसस हुआ है, जनगणना हुई है 1971 में, उसमें जो जनसंख्या है, उसी जनसंख्या को अभी तक लेते आ रहे हैं। उसमें परिवर्तन करने का अभी कोई प्रावधान नहीं है। ये 2025 तक के लिए अभी लॉक किया गया है इसको, और आगे भी बढ़ सकता है। ये 1971 को ही एक बेस मान करके चलेंगे। ये बेस मानने के पीछे एक बेसिक कारण क्या हो सकता है? एक बहुत बेसिक कारण ये हो सकता है कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में अलग अलग राज्यों को अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए, देखिए, P अगर ऊपर है तो मतलब जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, वहाँ पर जो वोट वैल्यू है, मत मूल्य है प्रत्येक विधायक का, वह उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो जनसंख्या को बढ़ने से रोकना, मतलब हमारे यहाँ भाई जनसंख्या विस्फोट भी एक बड़ा कारण है। तो इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है कि अभी जो 1971 का जो जनगणना है, उसी के आधार पर इसको लिया जाएगा। मतलब उसके बाद अगर किसी राज्य में जनसंख्या बहुत ज़्यादा भी बढ़ी है, बहुत किसी ने कंट्रोल किया हुआ है, बहुत धीरे बढ़ रहा है, तो भी उसका कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। ये उसके पीछे बेसिक कारण है। तो देखिए, P/N, P है पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उस राज्य की कुल जनसंख्या है P, और डिवाइडेड बाई N, N क्या है? नंबर ऑफ एमएलएज, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो राज्य के विधानसभा में कुल जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनका संख्या है यहाँ पर। जैसे छत्तीसगढ़ के लिए जो N है वो 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, इंटू 1/1000। ये एक फॉर्मूला बनाया गया है।
इसके आधार पर प्रत्येक विधायक के मत मूल्य का गणना होगा, यानी एक विधायक वोट डालेगा तो उसका वोट कितना काउंट होगा, वो ये इसकी बात है। अब इसके बाद देखिए, अभी नीचे एग्जांपल से और समझ में आ जाएगा। फॉर इलेक्टेड एमपी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसद के जो सदस्य हैं, जो चुने हुए सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनके मत मूल्य को कैसे काउंट किया जाए। इनका मत मूल्य काउंट करने के लिए टोटल वोट्स ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलएज, जो जितने ऊपर जैसे एक एक राज्य के एक एक एमएलए का वोट निकाले, अब उनका जो टोटल वोट होगा, कुल मत की संख्या होगी इनकी, उस संख्या को जोड़ा जाएगा। तो टोटल वोट्स ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलएज, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य इसको कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय किससे भाग देना है, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। तो संसद में जितने निर्वाचित सदस्य हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, टोटल संख्या जो होगी उनकी, उससे उसको डिवाइड किया जाएगा, डाला जाएगा। अब इसके बाद देखिए कि जैसे एक एग्जांपल है कि छत्तीसगढ़ में जो वैल्यू ऑफ वोट है, वो इलेक्टेड एमएलए, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनका प्रत्येक का कितना मत मूल्य होगा छत्तीसगढ़ राज्य में। तो यह 1971 की जो जनसंख्या है उसके आधार पर 1,16,37,494, इसको डिवाइड करेंगे 90 से, क्योंकि 90 कुल निर्वाचित विधायक हैं यहाँ पर, तो 90 से डिवाइड करेंगे, इंटू 1/1000 आएगा, तो यहाँ पर नीचे वो 90,000 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू आता है 129 आता है। तो ये जो वैल्यू आएगा वो कई बार पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आने से वो सामान्य सा एक लॉजिक है कि भाई 0.5 से अगर कम है तो उसको हटा दिया जाता है, 0.5 से अगर वैल्यू अधिक है तो उसको अगले संख्या में ले लिया जाता है। जैसे 129.58 है तो उसे 130 ले लिया जाएगा, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर 129 कहने का मतलब यहाँ का जो प्रत्येक विधायक जब वोट करेंगे तो उनका एक एक का जो वोट का काउंट होगा वो 129 वोट के बराबर होगा, यानी मत मूल्य उनका 129 होगा। ये एक सामान्य सा लॉजिकली आप लोग को समझना है। इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, अब राष्ट्रपति बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है, अर्हता कहना चाहिए कि कौन राष्ट्रपति बन सकते हैं भारत में, तो ये आर्टिकल नंबर 58 में इसका उल्लेख है। इसमें बेसिकली 4 पॉइंट होते हैं, तो चौथा पॉइंट एक कॉमन सा होगा। देखिए, पहला है नंबर 1 पॉइंट कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए सबसे पहले। तो उसके बाद दूसरी बात कि उन्होंने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, 35 ईयर्स एज उनका कंप्लीट होना चाहिए जब वो निर्वाचन में शामिल होंगे तब। नंबर 3, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा, तो जो लोकसभा होता है उस लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो अर्हता है उसको पूरी करना चाहिए। तो क्या अर्हता है वो लोकसभा का जब पार्ट आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली अब लोकसभा के लिए लेकिन एज कम है, लेकिन यहाँ पर एज का बाउंडेशन है कि ये 35 ईयर्स होना चाहिए, 35 ईयर्स एज कंप्लीट होना चाहिए। लोकसभा के निर्वाचन के लिए 25 साल का उम्र है, लेकिन यहाँ पर 35 साल कम से कम उम्र, मतलब बाकी जो उनकी शर्तें हैं लोकसभा के निर्वाचन के लिए पूर्ण किया जाता है, वैसे शर्तों को भी ये पालन करना चाहिए। तो बेसिकली आपको 3 पॉइंट याद रखना है कि वो भारत के नागरिक होना चाहिए, उन्होंने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित होते हैं, एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा जो एक चौथा पॉइंट ये भी रहता है कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति, देखिए जो निर्वाचन होने के लिए जो राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव में भाग लेते हैं वो किसी भी राज्य सरकार में अथवा किसी भी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण में किसी लाभ के पद पर ना हो। ये भी एक पॉइंट है, चौथा पॉइंट वहाँ पर जो मैं मेंशन करना चाहता था कि वह लाभ के पद पर ना हो। तो लाभ का पद क्या होता है इसको भी संसद डिफाइन करता है अपने हिसाब से। तो इसमें जैसे वर्तमान में अभी देखा जाएगा तो जैसे कोई पहले से राष्ट्रपति हैं तो वो लाभ का पद उसको नहीं माना जाएगा। मतलब राष्ट्रपति अगर पहले से है और फिर से चुनाव में वो भाग लेना चाहते हैं
तो वह भाग ले सकते हैं। वो राष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, किसी राज्य में अगर कोई राज्यपाल है, कोई संघ या राज्य में कोई मंत्री का कोई पद है, इन सब पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता। तो अगर कोई और किसी पद में है जिसको लाभ का पद माना जाएगा, उस पद से पहले उनको त्याग पत्र देना होगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकेंगे, ऐसा इसका मतलब है। अब जो नॉमिनेशन के लिए जब नामांकन होता है, उस समय क्या आवश्यकता होती है? 50 प्रपोजर्स और 50 अप्रूवर्स की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब जो प्रस्तावक हैं, मतलब ये जो वोट डालने वाले हैं, इन्हीं में से प्रस्तावक होंगे। तो 50 कम से कम प्रस्तावक होंगे निर्वाचक मंडल के ही, और 50 उनके अनुमोदक होंगे, मतलब उनके नॉमिनेशन में वो अनुमोदन करेंगे, हाँ भाई हम इस कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, या ये राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नामांकन किया है, हम इनका समर्थन करते हैं। ऐसे 50 प्रस्तावक और कम से कम 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये क्यों रखा गया है? इसके साथ में एक डिपॉजिट मनी होता है, जिसको हम जमानत राशि कहते हैं। ये जो डिपॉजिट मनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के समक्ष डिपॉजिट करना रहता है 15,000 रुपए की राशि। ये क्यों रखा गया है? या इसलिए रखा गया है कि भाई कोई भी, देखिए जो पात्र है जरूर, मतलब बाकी कंडीशंस फुलफिल करते हैं, लेकिन पता चल रहा है कि अब जैसे मैं हूँ, मैं बाकी सब चीज़ों में मेरा एलिजिबिलिटी है, बनता है, तो मैं पहुंच गया और नॉमिनेशन, मतलब ये प्रपोजर और अप्रूवर की जरूरत नहीं है अगर, तो मैं सीधे पहुंच गया और राष्ट्रपति का चुनाव का वो दावा कर रहा हूं। तो ये इस प्रकार के जो अनावश्यक जो लोग हैं, जिनको आवश्यकता नहीं है कि वो राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लें, इनको हतोत्साहित करने के लिए ऐसा किया गया है, प्रावधान है ऐसा। अब इसके बाद देखिएगा कि जो ओथ है, शपथ है, शपथ है, ओथ एफर्मेशन, जो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान लिया जाता है, इसका उल्लेख आर्टिकल नंबर 60 में है। ये इनको शपथ कौन दिलाता है? जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, कहने का मतलब जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उनके माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को उनके पद और प्रतिज्ञान की शपथ दिलाते हैं। अब ये अगर उस समय कोई मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध ना हो, पद पर ना हो, या कोई ऐसी स्थिति है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे उनके बाद, वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति का जो शपथ होता है वह किन बातों को लेकर रहता है कि देखिए, बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट है, लेकिन जो राष्ट्रपति का शपथ होता है वह होता है फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, अपने जो कार्य का श्रद्धापूर्वक पालन करेंगे। इसका मतलब है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामान्य रूप से अगर आपको जीके में प्रश्न पूछ दिया जाएगा तो राष्ट्रपति किस बाबत शपथ लेते हैं, तो ये बेसिकली सेकंड पॉइंट को ही फोकस करेगा कि संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने का जो शपथ है वह राष्ट्रपति लेते हैं। तो अलग अलग, जैसे कई बार होता है पद और गोपनीयता की शपथ, इस प्रकार के जो उल्लेख रहते हैं, मतलब शपथ लेने के मैटर पे, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति महोदय जो शपथ लेते हैं वो संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने का, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका शपथ लेते हैं। और उसके अलावा एक पॉइंट और भी है कि भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहेंगे, ऐसा भी शपथ लेते हैं। उस शपथ में यह भी उल्लेख होता है कि वो काम करेंगे फॉर द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल, लोगों के सेवा और कल्याण के लिए कार्य करेंगे। कंडीशंस, जो शर्तें हैं प्रेसिडेंट्स ऑफिस के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कुछ शर्तें हैं, वो उसमें आर्टिकल नंबर 59 में उल्लेख है। यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार हल्का सा सुन लिए रहो आप लोग कि राष्ट्रपति जो है वो संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका में कहीं पर सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होते हैं
तो उन्हें जो पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होगा। अगर कहीं पर है भी कोई, मान लो कहीं के विधायक हैं या कहीं कोई मंत्री हैं, तो उस पद से वो त्यागपत्र देंगे। कहने का मतलब राष्ट्रपति हैं तो वो राष्ट्रपति का ही पद के रूप में शपथ लेंगे और उस ऑफिस को ग्रहण करेंगे। वो दूसरे से उन्हें त्यागपत्र देना होगा। वो किसी भी अन्य लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और उन्हें राष्ट्रपति महोदय को बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास जो राष्ट्रपति भवन होगा वह आवंटित होता है। उन्हें संसद के द्वारा जो निर्धारित उपलब्धियां हैं, जो पे एंड अलाउंसेस हैं, भत्ते एवं विशेषाधिकार, वह प्राप्त होंगे। और उनकी जो सेवा अवधि होती है, पदावधि होती है, उस दौरान उनकी जो उपलब्धियां हैं, भत्ते हैं, पे एंड अलाउंसेस, उनको कम नहीं किया जा सकता। एक बार जैसे जो डिसाइड हो गया या जिस पे वो ऑफिस में आए हैं वो उनका कंटिन्यू रहेगा, उसे कम नहीं किया जा सकता। 9-10 के आसपास में ये उस समय जब चेंज हुआ था, 1.5 लाख हुआ था 50,000 से लेकर, तो उस समय थोड़ा सा ये हॉट टॉपिक था, तो वो प्रश्न आ जाते थे कभी एग्जाम में। तो ऐसा ही है। तो इसको डिसाइड कौन करता है? इसको संसद डिसाइड करती है। लेकिन जैसे मान लो, मैं कहना ये चाह रहा था अभी कि अगर मान लो 5 लाख रुपए है अभी, तो अभी राष्ट्रपति के पद पे कोई आए तो 5 लाख रुपए का उनका वेतन है, तो उसको कम नहीं किया जा सकता। भाई कम चेंज करने का अधिकार संसद को है, लेकिन संसद उनके कार्यकाल के दौरान उसको कम नहीं कर सकती। ये क्यों नहीं कर सकती? ताकि वो उनके फैसलों से प्रभावित ना हो। इस प्रकार का एक सिंपल सा लॉजिक हमको ध्यान में रखना है। तो अब मान लो राष्ट्रपति महोदय हैं, तो उनको अगर किसी कारण से उनके पद से हटाना है, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं। ये आर्टिकल नंबर 61, इसको याद रखना है आपको। आर्टिकल नंबर 61 जो है, इसमें राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है इस आर्टिकल में, आर्टिकल 61 में। ये कब हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है महाभियोग? ये हो सकता है फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का अगर उल्लंघन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, तब उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया से उनको पद से हटाया जा सकता है। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होगी, इसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। देखिए, महाभियोग की प्रक्रिया के लिए ये जो प्रस्ताव है ये संसद में ही आएगा। तो संसद में कहाँ? लोकसभा या राज्यसभा। तो किसी भी सदन में ये प्रस्ताव स्टार्ट हो सकता है, शुरुआत हो सकती है। अब कोई ना कोई आरोप होगा, भाई जो संविधान का उल्लंघन को कहीं पर परिभाषित नहीं किया गया है ना, तो लेकिन ये है कि मान लो संविधान का उल्लंघन की बात अगर पाते हैं, तो ये प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। इसको ध्यान में रखेंगे, प्रश्न ऐसे ही आता है कभी भी एग्जाम में कि कहाँ प्रारंभ हो सकता है, तो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो भी आरोप होंगे उनको जो संसद के जो जिस सदन में प्रारंभ होगा, उस सदन के 1/4 सदस्य, 1/4 जो 3 मेंबर्स हैं उनका कम से कम 1/4 सदस्य जिस सदन ने आरोप लगाए हैं उनके हस्ताक्षर से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस जाएगा एक। तो 14 दिन का टाइम है यहाँ, 14 डेज का, कि उनको नोटिस जाएगा कि आपके खिलाफ ऐसी ऐसी बात है और आपके खिलाफ ये प्रस्ताव आने वाला है। और उसके बाद ही ये 14 दिन का समय राष्ट्रपति को नोटिस भेज करके दिया जाएगा। उसके बाद जो महाभियोग का जो प्रस्ताव है वह उस सदन में पारित होगा। उस सदन में पारित कैसे होगा? भाई प्रस्ताव है वो पारित होता है मतलब वो पास होता है, जो भी मैटर है, जो भी रिजोल्यूशन है वो पास होता है। तो कैसे पास होता है? वोटिंग से। तो वोटिंग यहाँ पर 2/3 होना चाहिए। तो देखिए 1/4 1/4 जो है सदस्य हैं उस प्रस्ताव को समर्थन करके उसको राष्ट्रपति को नोटिस दिए हैं और वो सदन में अब वो मैटर आ गया। अब वह 14 दिन के बाद पारित होगा 2/3 बहुमत से। तो संसद में, मतलब ये एक प्रकार से स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए संसद में, 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी से। जैसे मान लो 100 मेंबर है तो कम से कम में 2/3 कितना होगा? 66 होता है। उससे ज्यादा सदस्य जो है वो उसके समर्थन में रहना चाहिए, ऐसा इसका मतलब है। और
उसके बाद वहां अगर पारित हो जाता है 2/3 बहुमत से, फिर इसको दूसरे सदन में भेजा जाता है। दोनों सदन से पास होना जरूरी है। जब दूसरे सदन में जो भी दूसरा, मान लो पहले लोकसभा में हो गया तो अब राज्यसभा में भेजेंगे, लेकिन पहला अगर राज्यसभा में हुआ है तो फिर लोकसभा में भेजेंगे। तो दूसरे सदन में इस आरोप की जांच की जाती है। उस आरोप में क्या सच्चाई है इसकी, वह जांच करते हैं। और इसके लिए राष्ट्रपति को अपना प्रतिनिधित्व करने का समय भी देते हैं। उनका अधिकार होता है, राष्ट्रपति उपस्थित होकर के अपना प्रतिनिधित्व कर सकता है, अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जो भी बात मैटर है। मतलब एक प्रकार से वहां पर उस आरोप के लिए सुनवाई की प्रक्रिया है, समझ लीजिए। इसलिए इस प्रक्रिया को सेमी जुडिशियल प्रोसेस कह सकते हैं। यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, यानी पूरा न्यायालयीन प्रक्रिया नहीं है। जैसे सुनवाई वगैरह होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है, व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं लोग, जैसे वकील के माध्यम से, इस प्रकार से। तो यहाँ भी एक प्रकार से सेमी जुडिशियल प्रोसेस होता है। और दूसरा सदन अगर आरोपों को सही पाता है तो वह भी महाभियोग के इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास करेंगे। तब यह विधेयक पारित माना जाएगा और उस तिथि से फिर राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। तो ये जो राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, प्रश्न ये बन सकता है। एक प्रकार से सेमी जुडिशियल प्रोसेस, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया इसको कह सकते हैं। क्लियर है? किसी भी सदन में यह प्रस्ताव आएगा, 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे, 14 दिन का नोटिस जाएगा, उसके बाद 2/3 बहुमत से पास होगा, दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन उसका जांच करेगा, सही पाएगा तो वो प्रस्ताव पारित होगा। कितना बहुमत? कम से कम 2/3 बहुमत वहां भी चाहिए। तो तभी जब ये 2/3 बहुमत से पास हुआ तब वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा और राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। यह है महाभियोग की प्रक्रिया। अच्छा, इसके पहले एक बात और, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसको कौन चुनाव संपन्न कराएगा? उस चुनाव को चुनाव आयोग संपन्न कराता है। और चुनाव आयोग संपन्न कराता है। और उसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमसे छूट रहा है, वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में जैसे अलग अलग मत मूल्य निकाल लिया, ठीक है, तो वहाँ पर जो जब भी जो इलेक्टोरल कॉलेज है, निर्वाचक मंडल है, वह उनकी वोटिंग हो गई। तो वोटिंग में वो क्रम देते हैं। क्रम देते हैं कहने का मतलब वरीयता का क्रम। मान लो जैसे 3 मेंबर्स हैं या 5 मेंबर्स हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव में नॉमिनेशन किए हैं पूरी प्रक्रिया से। अब ये जो 5 मेंबर्स हैं उनके लिए वरीयता का क्रम दिया जाता है कि भाई जैसे मेरे को पहले पसंद है तो 1 नंबर मैं कैंडिडेट बी को एक पहला चाहता हूं कि ये राष्ट्रपति बने। लेकिन अब बी नहीं बने तो भाई चलो मान लो कि ए को भी बनाया जा सकता है, तो ए को मैं दूसरा क्रम दे दिया, सी को मैं तीसरा दे दिया, डी को चौथा, ई को पांचवा। इस प्रकार से वोटिंग है वो उसमें वरीयता का क्रम दिया जाता है। जैसे 5 कैंडिडेट को वोटिंग में किस क्रम से मैं चाहता हूं कि पहले कौन राष्ट्रपति बनना चाहिए, ये नहीं बन पाए तो कौन बन सकता है। इस प्रकार से वरीयता का क्रम दिया जाता है, 1 2 3 4 इस प्रकार से अंकित करना रहता है उस वोटिंग के समय। इसके बाद जब वोटिंग का काउंटिंग होता है कि भाई वोटिंग हो गई, अब उसके बाद काउंटिंग होगा निर्णय के लिए कि कौन जीता, राष्ट्रपति कौन बनेंगे। उस समय जो प्रथम चरण में सबसे पहला जो काउंटिंग का स्टेज होता है, उसमें प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है कि प्रथम वरीयता के मत किसको ज्यादा मिल रहे हैं। जैसे कैंडिडेट बी को सबसे ज्यादा अगर प्रथम वरीयता का मत मिला है तो उनको कितनी संख्या में मिला है, कैंडिडेट ए को कितनी संख्या में मिला है, कैंडिडेट सी को कितने लोग चाहते हैं प्रथम वरीयता में, डी को कितने लोग चाहते हैं, ई को कितने लोग चाहते हैं प्रथम वरीयता में। इस प्रकार से प्रथम वरीयता के कितने मत प्रत्येक को मिला, इसकी गणना की जाती है। अब यहाँ पर देखा जाता है कि वो अब सभी का मत मूल्य के हिसाब से उसका टोटल वोट काउंट हो गया। अब इसके बाद जो गणना है होने के बाद देखा जाता है कि कोई बहुमत, किसी को स्पष्ट बहुमत की वरीयता क्रम निर्धारित किया गया था। फिर प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना हुई। यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तब तो वो निर्वाचित घोषित हो जाएगा, अन्यथा मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है जो एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति कहते हैं। और ये मतदान गुप्त मतदान होता है ना, जो वोटिंग होगा वो सीक्रेट बैलेट से होता है, गुप्त मतदान होता है, ओपन नहीं होता। तो प्रथम वरीयता का जो न्यूनतम मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार है
उसके मतों को रद्द कर दिया जाता है और इनके जो द्वितीय वरीयता के मत होते हैं वो अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित किए जाते हैं। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लिया जाता किसी एक के द्वारा, तब तक ये प्रक्रिया चलती है। किसी प्रकार का विवाद अगर होगा राष्ट्रपति के चुनाव में तो यह माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा डिसाइड किया जाता है। मान लो आगे जाकर के, मान लो यहाँ पर कोई राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए, अब आगे जाकर के मान लो उच्चतम न्यायालय द्वारा उस निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है कि मान लो ये सही नहीं था किसी भी कारणों से, भाई डिसीजन आने में टाइम लग सकता है तो, लेकिन राष्ट्रपति वो निर्वाचित हो गए हैं ना, पद की शपथ भी ले लिए, मान लो आगे जाकर के उस निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में उनके द्वारा जो पहले जो कार्य किए गए हैं राष्ट्रपति के पद के अनुरूप उस समय पद में रहते हुए, उनको फिर वो मतलब उनको माना जाता है उस कार्य को ना, उस कार्य को ऐसा नहीं कि अब मतलब वो नल एंड वाइड नहीं माना जाएगा, कि ऐसा नहीं कि भाई अब बाद में वो राष्ट्रपति नहीं रहे क्योंकि उनका निर्वाचन सही नहीं हुआ, ऐसा जो भी फैसला आया बाद में अगर उनको हटाया गया उस किसी आधार पर, तो लेकिन उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन कार्यों को माना जाता है। इसको ध्यान में रखना है, बहुत सामान्य सा कॉमन सा लॉजिक वाली बात है। इनके जो पोस्ट में वैकेंसी कैसे हो सकती है, पद खाली कैसे हो सकता है इनका, ये देखिए राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं रहता, और ये हमारे जो डिफेंस फोर्सेस है उनके सुप्रीम कमांडर भी माने जाते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का जो पद है वो किस प्रकार से इनमें रिक्ति हो सकती है उनको थोड़ा सा देख के समझिए। कंप्लीशन ऑफ टेन्योर ऑफ 5 इयर्स, अगर वो 5 वर्ष का जो कार्यकाल है उसे पूरा कर लेते हैं, समाप्त हो जाता है कार्यकाल, तो अब यहाँ इसके लिए आप लोग एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो चुनाव आयोग है वह यह बात को ध्यान में रखकर कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कब पूर्ण होगा उसके पहले ही उसका चुनाव संपन्न करा लेते हैं और अगले राष्ट्रपति पद के शपथ के लिए तैयार होते हैं जब इनका कार्यकाल पूरा होता है। उसके पहले मतलब 60 दिन पहले से नोटिफिकेशन वगैरह, जैसे कार्यकाल समाप्त होने वाला है उसके 60 दिन पहले से ही नोटिफिकेशन जारी करके वो प्रक्रिया चालू कर देते हैं और उस अवधि तक चुनाव संपन्न करा लिया जाता है, जिससे 5 वर्ष की जैसे कार्यकाल पूर्ण होता है अगले राष्ट्रपति तत्काल शपथ ले लें। इन केस अगर किसी कारण से अगर चुनाव में लेट होता है, राष्ट्रपति नए नहीं निर्वाचित हो पाते, तो संविधान में ही इसका प्रावधान है कि जो पुराने राष्ट्रपति हैं वह अपने पद पर बने रहेंगे। यहाँ लॉजिकल चीज ध्यान में रखना है कि आपको मतलब यहाँ ये हमको नहीं कहना है कि उपराष्ट्रपति फिर यहाँ पर कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे, ऐसा नहीं है। जब चुनाव अगला होने तक जो पहले जो राष्ट्रपति है वह अपने पद पर बने रहेंगे। तो 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर नंबर 1, दूसरी बात है अगर वो त्याग पत्र दे दे, किसी कारण से राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे, रेजिग्नेशन दे दे, तो अब राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना होगा तो किसे देंगे, वह उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र देंगे, यह ध्यान में रहे। इम्पीचमेंट का प्रोसेस, महाभियोग की प्रक्रिया से उनको पद से हटाया जा सकता है। अगर उनकी मृत्यु हो गई, पद के दौरान ही अगर मृत्यु हो गई तो भी ऑफिस वैकेंट हुआ, या फिर इनएलिजिबल हो गए अगर किसी कारण से जो इलेक्शन है वो अवैध घोषित हो गया या राष्ट्रपति अपात्र घोषित हुए, तो यह निर्णय सामान्य रूप से बाद में होता है। वो पद पे आ गए हैं और बाद में फिर कुछ समय में पता चल रहा है कि वह निर्वाचन जो है अवैध घोषित हुआ किसी कारणों से, तो ऐसे केसेस में जो पद है उसमें रिक्तता आ सकती है, वैकेंसी आ सकती है। तो लेकिन तत्काल क्या होता है कि उसके तत्काल जो उपराष्ट्रपति हैं वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो पद वास्तविक रूप से कभी रिक्त नहीं रहेगा क्योंकि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। अब मान लो उपराष्ट्रपति भी उस समय अपने पद पर नहीं है या ऐसी कोई स्थिति है, तो उस समय जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं,
वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अगर वह चीफ जस्टिस भी नहीं है तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। उस समय राष्ट्रपति की जो समस्त शक्तियां हैं वह उन्हें प्राप्त होती हैं, और जो भी संसद के द्वारा जो भी डिसाइडेड उपलब्धियां हैं, भत्ते हैं, विशेषाधिकार है, वह सब उन्हें उस समय प्राप्त होता है। पावर्स एंड ड्यूटी, राष्ट्रपति की शक्तियां व उनके कर्तव्य। तो इसको थोड़ा सा एक ऐसे हल्का हल्का सा सुने रहो, है ना। बहुत सारे इसमें पावर्स एंड ड्यूटी में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं एक एक करके बता रहा हूँ मैं। एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति, वित्तीय पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर, कूटनीतिक शक्ति, मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति, इमरजेंसी पावर्स, आपातकालीन शक्तियाँ। ये अलग अलग प्रकार के शक्तियाँ हैं। तो नंबर 1 जैसे है एग्जीक्यूटिव पावर, जो कार्यकारी शक्ति है, तो भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं, उनके नाम पर दिए जाने वाले आदेश या वो जारी कर सकते हैं। वो ऐसे नियम बना सकते हैं जो केंद्र सरकार के लिए सहज रूप से कार्य करने के लिए, मंत्रियों को उनके कार्य में सहजता के लिए हो। वह प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। क्या प्रक्रिया से कैसे है वो सब एक अलग मैटर है ना, लेकिन बेसिकली उनके पावर्स एंड ड्यूटी में हमको जो कार्यकारी पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, क्या एग्जीक्यूट करते हैं, उनको थोड़ा सा समझते हैं। तो वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं और ये उनके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब वो उनके जब तक वो चाहेंगे तब तक कार्य। हालांकि वो सबकी एक प्रक्रिया है, लेकिन एक सामान्य कहने की बात है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। वह महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं, उनके वेतन आदि का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं महान्यायवादी के। और ये जो महान्यायवादी होते हैं अटॉर्नी जनरल, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं। जब तक वो चाहेंगे, वो चाहे तो उन्हें हटा भी सकते हैं। भारत के जो महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उनकी नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं, इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर कमिश्नर्स, उनकी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उनके जो हेड होते हैं और जो अदर मेंबर्स होते हैं उनकी नियुक्ति, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, स्टेट के गवर्नर्स, उनकी नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति। ये इस प्रकार की नियुक्तियां ये एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंतर्गत आता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वो देखिए अब मतलब वो किसके सिफारिश पे कहाँ पर क्या आवश्यक है, ये सब एक अलग मैटर है, लेकिन फाइनली जो ये अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति करते हैं। वो केंद्र में जो प्रशासनिक कार्य हैं या जो भी इस प्रकार के कार्य हैं, उनकी जानकारी की मांग कर सकते हैं प्रधानमंत्री से कि क्या चल रहा है, क्या है, कैसा, इस प्रकार से वो जानकारी ले सकते हैं। कोई निर्णय अगर प्रधानमंत्री के द्वारा लिया जा रहा है या किसी मंत्री के द्वारा लिया जा रहा है, उन निर्णय का प्रतिवेदन देने के लिए कह सकते हैं। जो आयोग होता है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग होता है, एससी कमीशन, एसटी कमीशन और ओबीसी कमीशन, इनमें इनकी नियुक्ति, इस कमीशन की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और केंद्र और राज्यों के, अलग अलग राज्यों के मध्य सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति होता है, इंटर स्टेट कमीशन होता है, वो उसकी भी नियुक्ति करते हैं। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकते हैं, और अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन
की जो शक्तियां हैं वह भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इस प्रकार से जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो काफी वास्ट है। इसके बाद सेकंड है लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियां। तो राष्ट्रपति स्वयं जो है वो संसद के एक अभिन्न अंग होते हैं। और जो विधायी शक्तियां, मतलब अब देखो लेजिस्लेटिव कहने का मतलब जो लॉ मेकिंग की प्रक्रिया, ठीक है, मतलब विधेयकों से रिलेटेड प्रक्रिया, संसद में जो कोई प्रस्ताव पारित होगा उससे रिलेटेड, तो संसद में ये बैठक बुला सकते हैं या बैठकों को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। ये लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं लोकसभा को, मतलब लगता है इनको कि अभी लोकसभा में जो है वो मेजॉरिटी नहीं है या मतलब इन फिर से चुनाव संपन्न कराया जाना आवश्यक है, तो वो उसका विघटन कर सकते हैं। ये संसद के संयुक्त अधिवेशन के लिए भी बुलावा कर सकते हैं, आह्वान कर सकते हैं, जो दोनों सदन एक साथ बैठ के फिर किसी कार्यवाही के लिए किसी कुछ कुछ बिल्स में कुछ कुछ कहीं कहीं पर आवश्यकता होती है कि जॉइंट सिटिंग हो, तो ऐसे संयुक्त अधिवेशन है उनको, उनका आह्वान भी ये कर सकते हैं। और ऐसे समय में जब संयुक्त अधिवेशन होगा, बाद में फिर से आएगा, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग, उस समय जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वह उनकी अध्यक्षता करता है। नॉर्मली क्या है, देखिए संसद में लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर जिसको कहते हैं, वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, वो सिटिंग को प्रेसाइड करते हैं, वो जो कार्यवाहियां हैं उनको संचालित करते हैं। और राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो पदेन उसके सभापति होते हैं राज्यसभा के। जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, वो कार्यवाहियों को संचालित करते हैं। अब जो लोकसभा और राज्यसभा अगर एक साथ बैठेंगे तब ये जो सिटिंग है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो उस जॉइंट सिटिंग को प्रेसाइड करता है, उसकी अध्यक्षता वो करते हैं, स्पीकर है वो। उसके बाद जैसे प्रत्येक जो चुनाव होता है उसके बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित भी करते हैं राष्ट्रपति, इनकी विधायी शक्तियों में चल रहे हैं ना। कोई भी विधेयक संसद में अगर लंबित है तो उसके लिए कोई संदेश भेजना है कि भाई ये पर्टिकुलर विधेयक लंबित है, पेंडिंग है, तो इसको, इस पे क्या कार्रवाई करना है, या इस प्रकार से जो संदेश भेज सकते हैं ये सदनों को। अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो ऐसे समय में लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए। इसी प्रकार राज्यसभा के अगर सभापति या उपसभापति दोनों पद अगर रिक्त हैं तो राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकते हैं कुछ समय के लिए। वो साहित्य, विज्ञान और कला और समाज सेवा, देखिए ये 4-5 जो क्षेत्र हैं, 4, साहित्य लिटरेचर, विज्ञान साइंस, कला आर्ट्स, समाज सेवा सोशल सर्विस, ये 4 क्षेत्र ध्यान में रखेंगे। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इनसे जुड़े हुए जानकार व्यक्तियों में से 12 लोगों को ये राज्यसभा के लिए मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। ये इनके लेजिस्लेटिव पावर्स में है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को, आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। अभी हट गया है क्या? मुझे अभी जानकारी नहीं है बेटा। अच्छा, जो अभी जो किताबों में चल रहा है, मेरे पास जो किताबें हैं भाई पुरानी, उस समय से पढ़ रहे हैं जो अपन, उसके हिसाब से जैसा 2 मेंबर्स मनोनीत करने का है, तो हाँ मे भी हटा दिए होंगे, तो मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है बेटा। है ठीक है, मैं उसको फिर देख के एक आध बार और आप लोगों से चर्चा करूंगा क्या स्थिति है उसकी। ठीक है, ऐसे ये जनरल जो करंट इवेंट्स जो चल रहे हैं, है ना, अभी कुछ समय से जो करंट इवेंट्स हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा जागरूक नहीं रह पाया हूँ किन्हीं कारणों से। तो अभी आप लोग थोड़ा सा उस पर अगर ध्यान रखे हुए नहीं है तो आप लोग ऐसा न्यूज़पेपर वगैरह हमेशा पढ़ते रहिए, थोड़ा सा करंट इवेंट्स में क्या क्या चल रहा है वो सब चीज़ों को देखते रहिए। तो उससे आप लोगों को ये, जैसे अभी ये बच्ची बता रही है, इससे अच्छी बात है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसको देख करके आप लोग को जरूर चर्चा करूँगा।
अब जैसे जो विधायी शक्तियां हैं लेजिस्लेटिव पावर्स में, उसमें और भी कई प्रकार की शक्तियां हैं कि जैसे कोई विधेयक पारित होकर के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसको अपनी स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मतलब जो भाई देखो, विधेयकों कोई विधेयक पास होना है उसके ऊपर क्या क्या ये कार्य कर सकते हैं, वो उनके विधायी शक्तियों के अंतर्गत हम उसको पढ़ सकते हैं। जो जैसे रिपोर्ट्स देते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महानियंत्रक व लेखा परीक्षक रिपोर्ट देते हैं ना, ईयरली रिपोर्ट सौंपते हैं। ये संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट देते हैं, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट देते हैं। तो इन सब रिपोर्ट्स को संसद के समक्ष रखने के लिए जो कार्य है वो राष्ट्रपति महोदय के नाम पर होता है, उनके द्वारा किया जाता है। और भी जो शेड्यूल्ड एरिया वगैरह के लिए अपने विनियमन बना सकते हैं, वो इस प्रकार से उनके ये विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। अभी एक और है इसमें, जैसे ऑर्डिनेंस इशू करने का जो शक्ति है, अभी उसको नीचे अलग से कंसिडर किया, इसलिए यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति है, वो भी लेजिस्लेटिव पावर में आ जाएगा। अब तीसरा जो है फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्तियां। तो जो भी कोई भी धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसको हम लोग बजट कहते हैं, उसका वास्तविक होता है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका एक्चुअल नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण। उनको संसद के समक्ष रखवाते हैं राष्ट्रपति के नाम पर ही। जो कोई भी अनुदान वगैरह है, उनकी मांग है या सिफारिश है, वो राष्ट्रपति की अनुमति से हो सकता है। भारत में जो आकस्मिक निधि है, इमरजेंसी फंड है, उनके लिए किसी भुगतान वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं ये। राज्य और केंद्र के मध्य जो राजस्व का बंटवारा होता है, रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, वो प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का वो सबके पे राय देने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो ये फाइनेंशियल पावर्स के अंतर्गत है। जुडिशियल पावर्स मतलब न्यायिक शक्तियां, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्तियां करते हैं ये। उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकते हैं। उस सलाह को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, लेकिन कि कोई ऐसा मैटर लगता है कि इस पर कोई निर्णय लिया जाना है या कोई विधेयक है, मान लो कोई लंबित है, पारित किया जाना है या नहीं, किसी भी मैटर में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति। लेकिन जो भी सलाह वो देंगे उसको मानने के लिए वो बाध्यकारी नहीं है। किसी भी अपराध में कोई दोष सिद्ध हुआ कोई ऐसा व्यक्ति है, उनके दंडादेश को निलंबित कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, दंड में क्षमादान, प्राण दंड को स्थगित कर सकते हैं, उनको राहत दे सकते हैं, माफी प्रदान कर सकते हैं। इसको हम लोग थोड़ा नीचे एक बार और देखेंगे। और जो सैन्य न्यायालय होते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स होते हैं, उनके लिए भी ये सब शक्तियां उनके पास हैं। जो कूटनीतिक शक्ति है, डिप्लोमेटिक पावर्स, अंतर्राष्ट्रीय संधि और जो समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी होगा वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किया जाता है। हालांकि उसके लिए कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव जाकर के हस्ताक्षर करेंगे या जो भी जैसी भी बात होगी, लेकिन अल्टीमेटली वह राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। हालांकि इस प्रकार से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, कोई संधि है, उसके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है, लेकिन बेसिकली ये राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है, ये ध्यान में रहे। और राष्ट्रपति जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों में, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जो कूटनीतिज्ञ हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, जिन जैसे कि राजदूत या उच्चायुक्त जो एम्बेसडर्स होते हैं, उनको भेजते हैं ये कि यहाँ से जैसे अपॉइंट करके किसी, मान लो कोई दूसरे देश में, अमेरिका में है, भारत के राजदूत है, वहाँ एम्बेसी है, तो उनका जो अपॉइंटमेंट वगैरह है वह यहाँ से भेजने का काम है। वह हालांकि हर एक चीज का एक प्रक्रिया रहेगा, लेकिन वो राष्ट्रपति के नाम पर ऐसा किया जाता है। इसके बाद मिलिट्री पावर, सैन्य शक्तियां। तो सैन्य बलों के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं, राष्ट्रपति, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को, सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, सैन्य बलों के ये सर्वोच्च सेनापति होते हैं। इस जो क्षमता से, जो सर्वोच्च सेनापति होने की क्षमता से, वो थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इनके प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं, युद्ध या उसकी समाप्ति की घोषणा करते हैं, युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा। हालांकि इसके लिए भी संसद की अनुमति आवश्यक है, परंतु यह राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। उसके बाद है इमरजेंसी पावर्स, आपातकालीन शक्तियां। तो इमरजेंसी प्रोविजंस में बेसिकली जैसे राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी, या आर्टिकल 352, इसको ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 352 ये नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। कहीं किसी स्टेट में अगर कोई ऐसी बात है कि वहाँ पर कोई बहुमत नहीं है या ऐसा राष्ट्रपति को लगता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये आर्टिकल नंबर 356, 352 के बाद 356, 365 में भी कुछ प्रावधान है इससे संबंधित, परंतु राष्ट्रपति शासन से संबंधित जो प्रावधान है आर्टिकल 356। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये 3 प्रकार के इमरजेंसी हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंशियल जो गवर्नमेंट है या फिर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना, आर्टिकल 356, और वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये आर्टिकल 360, ये ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा वीटो की शक्ति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीटो की शक्ति क्या होता है? मना करने की शक्ति। वही राष्ट्रपति कोई विधेयक को अगर संसद के द्वारा पारित कर दिया गया और वो अधिनियम कब बनेगा, देखिए विधेयक पारित हो गया, अब वह एक्चुअल में एक्ट बनेगा, अधिनियम बनेगा, कब बनेगा? जब राष्ट्रपति महोदय के उस पर अनुमोदन हो जाएंगे, उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे, तभी कोई विधेयक अधिनियम बनेगा। तो राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। बनेगा तो कोई विधेयक जैसे पारित हुआ संसद में, तो उसके बाद वो उसके अनुमोदन के लिए, राष्ट्रपति की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो यहां पर जो एक वीटो पावर है, मतलब राष्ट्रपति मना कर सकते, तो किस प्रकार से मना कर सकते हैं उसको थोड़ा सा समझना है। आर्टिकल 111 याद रखेंगे, 111, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के पास जो मना करने की शक्ति है वह कैसे है? ये 3 प्रकार के इसमें वीटो हैं। एब्सोल्यूट वीटो या इसको अत्यांतिक वीटो कहते हैं, सस्पेंडिंग वीटो या निलंबनकारी वीटो, या पॉकेट वीटो का मतलब, पॉकेट मतलब जैसे जेब में रख लेना, तो जेबी वीटो हो गया वो, पॉकेट वीटो। तो ये 3 प्रकार के वीटो हैं।